इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बारे में, उसमें दो सेक्शन हम लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, 45 एंड 47। ये आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है और इस पर प्रायः हर एक एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स आते हैं प्रायः कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरत है। अब ये सेक्शन आपका 39 में आ गया, जो 45 था 39 हो गया है। इसमें सबसे पहली चीज ये जाना जाता है कि पहला रूल, आप लोग थोड़ा सा बोलते रहिए तो पता चले कि हाँ जी सर। सुनाई पड़ रहा। जी जी सुन रहा। रुद्र, रुद्र। हाँ सर। अच्छा, पहला इसमें है कि क्या क्या फील्ड्स इसमें टच होती हैं। अगर कोई बात फॉरेन लॉ की हो, विदेशी कानून की। दूसरा है मैटर ऑफ साइंस, विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है, न्यायालय के सामने है, उसको डिसाइड करना है। और तीसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्ट्स, कला पे। और चौथा है इसका आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन, अंगुली चिन्ह या लिखावट, इसकी बात है। इसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता साइंस का। साइंस में ही आपके बैलिस्टिक से लेकर के एफएसएल की चीजें, बहुत सी चीज इसमें कवर्ड रहती हैं। मेडिकल साइंसेज होती हैं और भी साइंस होती है, पोस्टमार्टम्स है, ये है कॉज ऑफ डेथ पता करना है, डीएनए टेस्ट है, पॉलीमर टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड रहती हैं। साइंस का क्षेत्र बृहत है इसका, ठीक बात है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि इट इज ऑल्सो थर्ड एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस। जो मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये जनरल रूल है जो पुराने एविडेंस एक्ट का धारा 60 था। ये उसका तीसरा एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन का अर्थ होता है, पहला एक्सेप्शन क्या था, रेस गेस्टेज, जो सेक्शन 4 में अब आ गया है, पहले सेक्शन 6 था। दूसरा हमारा था डाइंग डिक्लेरेशन, ओल्ड का 32 था, न्यूली 26 का, नए में 26 हो गया है, 26 का एक, वो उसका दूसरा एक्सेप्शन था। तीसरा एक्सेप्शन आता है कि 45 न्यूली 39 नए का और पुराने का 45, विशेषज्ञों की राय। देखिए ये जनरल आप क्लियर समझ लीजिए कि न्यायालय किसी भी साक्ष्य से सिर्फ तथ्य के विषय में उसकी गवाही लिखेंगे, उसकी गवाही अलाउ की जाएगी, उसकी राय नहीं मांगी जा सकती है, ना राय उसकी लिखेंगे। अगर आप कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डेथ सांप के काटने से हुई है, अगर एक जनरल गवाह ने ऐसा कहा है तो यह मान्य नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं सांप से काटते हुए सांप को, सिर्फ उसने सुना है और उसको लगता है ऐसा कि उसके शरीर नीला पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकल रहा वगैरह वगैरह, स्नेक बाइट। क्योंकि इट इज मैटर ऑफ एक्सपर्टीज कि अगर स्नेक बाइट है तो 2 दांत होंगे, ये होंगे, उसके लिए डॉक्टर का या किसी का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपकी राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि सांप ने काटा, या मुझे ऐसा लगता है कि इनकी डेथ इस कारण से हुई, तो वो इररेलेवेंट है, नॉट अलाउड, क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्ट। आपकी ओपिनियन नहीं ली जाएगी, ओपिनियन सिर्फ एक्सपर्ट की ली जाती है, विशेषज्ञ की। अब प्रश्न उठता है कि हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है कौन।
विशेषज्ञ किसे कहेंगे? तो इसके लिए बहुत स्पष्ट कानून ने लिखा है कि विशेषज्ञ कौन है। इसके लिए किसी भी डिग्री की, किसी बहुत पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है जो अपने उस कार्य को करने में कुशल हो, निपुण हो, जो बहुत दिनों से लगातार करता जा रहा हो। एक्सपर्ट कौन है? जो अपने कार्य को लगातार बहुत दिनों से करता चला रहा है। उसके लिए किसी फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोट कर लें। बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। AIR 1989, इलाहाबाद